जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारा ये जो सीरीज है जीवन जगन्नाथ, उसका आज 5वां एपिसोड है, 5th एपिसोड है। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो है पूरी को शंख क्षेत्र क्यों कहते हैं। और हमारी जो आज की रेसिपी है वो है रसावली। तो पहले हम रसावली बना लेते हैं, बाद में हम पूरी को शंख क्षेत्र क्यों कहते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी मैं अपने किचन में हूँ और आज हम बना रहे हैं रसावली। वैसे तो जगन्नाथ मंदिर में बहुत टाइप के मीठे बनते हैं, ये रसावली भी उसमें से एक है। लेकिन एक्चुअली रसावली भोग जो होता है ना वो कहीं और पे फेमस है, और वो है केंद्रापड़ा की बलदेव जी मंदिर। वहाँ पे बलभद्र जी मुख्य देवता हैं और उनका ये प्रिय भोग है। इसलिए जब हम रसावली की बात करते हैं तो हमें उसको केंद्रापड़ा का रसावली बोलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत जो बलभद्र जी हैं, वहाँ पे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी भी हैं, और वहाँ पे ये प्रसाद लगता है। जगन्नाथ मंदिर में लगता है, लेकिन ये मुख्य प्रसाद है केंद्रापड़ा का। क्योंकि मैं जगन्नाथ जी की प्रसाद बना रही हूँ तो मैं इसे बना रही हूँ, लेकिन ये मैं फिर से कह रही हूँ कि ये केंद्रापड़ा के बलदेव जी के मंदिर का ये मुख्य प्रसाद है। और मैं यहाँ पे 3 तरह के रसावली बनाने वाली हूँ, जबकि जगन्नाथ मंदिर में 3 तरह की रसावली बनती है, तो मैं 3 तरह की रसावली बनाने वाली हूँ। और जो मंदिर में जो सारी चीज़ें यूज होती हैं सिर्फ वही बनाऊंगी। मंदिर में बहुत कम चीज़ें यूज होती हैं और उसी को डाल के मैं बनाऊंगी। लेकिन अगर आप मार्केट से रसावली खरीद के खाएंगे तो वहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं, जैसे साफरन हो गया और ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा हो गया, या फिर उसमें खोया जाता है और कंडेंस मिल्क जाता है। वो सब डाल के मैं फिर एक बार कभी बनाऊंगी। और जब मेरा ये जगन्नाथ जी के ऊपर ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो मैं वो वाली रसावली भी बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आज मैं मंदिर की रसावली बना रही हूँ, जो थोड़ा सिंपल है, और जब आप अपने भगवान को प्रसाद चढ़ाएं तो इसी को बनाते हैं। और मैंने कहा मैं 3 तरह की बना रही हूँ, तो आज मैं एक बना रही हूँ, बाकी 2 मैं बाद में बनाऊंगी। और उसमें से एक इतना मतलब फेमस है, लेकिन उसकी रेसिपी किसी के पास नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल से वो मिला है, वो मैं बाद में बताऊंगी वो क्या है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें क्योंकि मैंने पहले बताया है कि मेरे घर में बहुत कम लोग हैं, इसलिए मुझे हर चीज़ बहुत कम क्वांटिटी में बनानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम छेना लिया है, और उसके लिए हमें चाहिए छेना, मतलब जितना आप चीनी खाते हैं उसी के हिसाब से चीनी, आटा, अगर आप आटा नहीं डालना चाहते तो आप मैदा डाल सकते हैं, और इलायची, और 1 लीटर दूध। जब मैं इसको मतलब प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने दूध को चढ़ा दिया था गैस पर, और तेल को भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। अब तेल नहीं, मैं घी यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो अगर आप घी खाना नहीं चाहते तो आप तेल यूज कर सकते हैं। और मैंने दूध को उबालने के लिए चढ़ा दिया था, क्योंकि वो थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं एक बात बता दूं, मंदिर में जो रसावली बनती है उसका जो मतलब क्रीम जो होता है, वो जो दूध का क्रीम होता है वो थोड़ा पतला होता है। लेकिन मार्केट से अगर आप लाएंगे वो थोड़ा मोटा ठीक होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग से डलती हैं। तो वो मैं बाद में बताऊंगी और बनाऊंगी। फिलहाल मैं इसी को जो मंदिर का है उसको बनाती हूँ। इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, ये जो छेना मैंने लिया है 100 ग्राम, उसको ऐसे मैश करना पड़ेगा। छेना तो हर किसी को बनाना आता है, तो मैं छेना बनाना नहीं सिखाऊंगी, मैं सिर्फ बना के दिखाऊंगी रसावली। मेरा बच्चा जो है वो बिल्कुल मीठा नहीं खाता, और मैं बहुत कम खाती हूँ, और मेरे हस्बैंड को ही ये सब खाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत कम, हर चीज़ मैं बहुत कम बनाऊंगी। लेकिन आप उसी हिसाब से जो भी इंग्रेडिएंट्स में है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और देती भी हूँ, और आप उसी हिसाब से अपने हिसाब से उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं उसी हिसाब से आप कर सकते हैं उसको। मतलब इसको ज़्यादा मैश नहीं करना है रसगुल्ला के जैसे, थोड़ा थोड़ा, सिर्फ जो गुठलियाँ ना रह जाए, जब छेना बनाते हैं तो रह जाता है। और याद रखिए आपका छेना सख्त नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए।
और मैं एक ट्रिक बता देती हूँ सॉफ्ट छेना बनाने की। जो भी आप छेने से बनी मिठाई बनाते हैं, उस वक्त जो आप छेना करते हैं, दूध फाड़ के जो छेना निकालते हैं, पहले आप दूध को उबालने के लिए रख दीजिए। सिर्फ एक बॉयल आ जाए, उसके बाद क्या करिएगा, गैस बंद कर दीजिएगा। वहाँ पर आप फिर नींबू डालिए, विनेगर डालिए, या फिर कोई और मतलब खट्टी चीज़ें डाल के उसको फाड़ दीजिएगा। और तुरंत ही उसको मतलब धो के, ठंडे पानी से धो के, ताकि जो आपने विनेगर या नींबू डाला होगा उसका गंध चला जाए। उसके बाद आप उसको टांग दीजिएगा। अब मेरा ये हो गया है। उसमें मैं 1 चम्मच, 1.5 चम्मच इसमें मैं आटा डाल देती हूँ। और उसके बाद मैं उसको फिर से ऐसे नीड कर लेती हूँ। आप चाहें तो मैदा डाल सकते हैं, लेकिन मंदिर में मैदा नहीं जाता रसावली में, यहाँ पर आटा जाता है, तो मैं यहाँ पे आटा ही डाल रही हूँ। जो भी मैं चीज़ इस 56 मतलब इस सीरीज़ में बनाऊंगी भगवान की, तो मैंने तो कहा है कि 56 भोग का जो टर्म है वो मंदिर में यूज नहीं होता। उनका या तो कोठो भोगों कहिए या फिर 60 पोटी। ये जो है टर्म 56 भोग वो दूसरे सारे मंदिर में यूज होता है, क्योंकि दूसरे मंदिर में मैक्सिमम जो होता है वो 56 भोग होता है। सिर्फ व्यंजन द्वादशी को छोड़ के जो भी होता है 56 भोग होता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर में हर रोज़ 200 से ज़्यादा डिशेस बनती हैं, तो 56 भोग कहने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे जगन्नाथ प्रसाद ही बोलूँगी। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डो तैयार। अब हम इसको बनाएंगे रसावली। मैंने तेल चढ़ा दिया था, और आप इसके लिए नॉनस्टिक ही अगर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉनस्टिक में ये बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं अब इसके पेड़े लगा लेती हूँ। एक, अच्छा 5 पेड़े बने, 100 ग्राम में 5 पेड़े बने। आप अगर बड़ा बड़ा बनाना चाहेंगे तो 4 बनेंगे, अपने हिसाब से बनाइए। क्योंकि मैंने, जैसा कि मैंने कहा कि मेरे घर में लोग बहुत कम हैं, तो मैं ज़्यादा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे हर रोज़ बनाना पड़ रहा है। अगर मैं 56 दिन तक हर रोज़ बनाऊंगी और हर दूसरे दिन कुछ मीठा बनाऊंगी तो वो रह जाएगा और वो वेस्ट होगा, क्योंकि इतना मीठा नहीं खा पाएगा कोई। इसलिए आप तो हर रोज़ नहीं बनाएंगे, इसलिए आप अपने हिसाब से बनाइए। ये अब इसको ऐसे फ्लैट कर देना है और इसको तेल में ऐसे डाल देना है। अभी ये जो दूध है वो थोड़ा गाढ़ा हो गया है, और इसमें अब हम डाल देते हैं क्या, चीनी। मैंने चीनी नहीं डाला था, और चीनी डालने से पहले मैं उसमें ये जो इलायची है, जो इलायची का पाउडर मैंने बनाया था, वो थोड़ा उसमें डाल देती हूँ। ये उसमें थोड़ा उसमें डाल देती हूँ और उसको मिला लेती हूँ। इसमें सिर्फ इलायची जाती है और कुछ नहीं जाता। और ये जो साफरन वगैरह बना के करते हैं वो दुकान में करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो नहीं जाता। ये क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेता है। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। जितना चीनी आप खाते हैं उतना ही आप डालिए। अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं तो चीनी की मात्रा थोड़ी आप कम कर दीजिए, क्योंकि कंडेंस मिल्क मीठा होता है और दूध उबलने के साथ खुद ही मीठा हो जाता है। तो इसकी वजह से चीनी ध्यान से डालिएगा। ये अब हो गया है। ये जो रसावली बॉल्स हैं ये हमारा हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। अभी हमारा दूध जो है
वो परफेक्ट मतलब कंसिस्टेंसी में आ चुका है। अभी हम इसमें ये जो हमने डाला था पनीर के जो बॉल्स थे जो बनाया था उसी को इसमें डाल देंगे और वो भी 1 मिनट तक। और जब याद रखिए जब आपको इस बॉल्स को डाल रहे हैं ये थोड़ा मतलब थोड़ा गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में जाएगा तो ये तब ठीक तरीके से उसको सोक कर लेगा, इसलिए उसका थोड़ा गर्म होना ज़रूरी है। और इसी तरीके से उसको इसमें रख दीजिए 10 मिनट तक रख दीजिए। वो उसके बाद वो उसको सोक कर लेगा। इसके बाद आप गैस ऑफ कर दीजिए और इसको उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप उसको सोक कर देगा। जब ये सोक कर देगा तब मैं वापस दिखाऊंगी कि ये कैसे बना है। तो मैंने रसावली बना ली है, वो बन रहा है। जब तक वो बन रहा है तब तक हम बात कर लेते हैं कि पूरी को शंख क्षेत्र क्यों कहते हैं। तो उड़ीसा में जो है वो 4 क्षेत्र है। एक है शंख क्षेत्र, एक है गदा क्षेत्र, यह है चक्र क्षेत्र और एक है पद्म क्षेत्र। तो शंख क्षेत्र जो है वो पूरी है, चक्र क्षेत्र जो है वो भुवनेश्वर के लिंगराज जो मंदिर है उसको कहते हैं चक्र क्षेत्र। गदा क्षेत्र जो है वो जाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, माँ बिरजा वहाँ पर माँ सती का नाभि गिरा था, तो वो है गदा क्षेत्र। वो मेरा घर है, मैं वहीं से हूँ। और कोणार्क मंदिर जो है वो है पद्म क्षेत्र। तो ये हो गया चारों क्षेत्रों के बारे में। लेकिन पुरी को शंख क्षेत्र क्यों कहते हैं? क्या उसकी जो आकार है वो शंख जैसा है? तो पुरी का तो वैसे बहुत नाम है, श्री क्षेत्र पुरी, पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम क्षेत्र, नीलाद्रि कंदर, बहुत सारे नाम पुरी का है। लोग अपने हिसाब से पुरी को नाम देते हैं, तो उसी में से एक है शंख क्षेत्र। तो शंख क्षेत्र इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि पुरी की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक शंख जैसी है। कैसे? मतलब पुरी में जो भगवान जगन्नाथ और उनको केंद्रित करके जितने सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, हर पॉइंट पर एक मंदिर है जिसको मतलब माप के उसको जो उसका जो क्षेत्र है वो शंख क्षेत्र बनाया गया है। वो बहुत पहले से है। तो 1972 में एक जगन्नाथ संस्कृति के गवेषक थे सदाशिव रथ शर्मा, तो उन्होंने उस चीज़ को मतलब सच है या लोग ऐसे मन के हिसाब से कहते हैं कि पुरी का जो है आकार शंख जैसा है, तो उन्होंने सारे बिंदुओं को नाप कर जब उन्होंने उसको पूरी तरीके से करके देखा तो उसको आश्चर्य हो गए, क्योंकि सच में पुरी का जो नक्शा था वो शंख जैसा ही था। और उसका जो 1/3 है वो समंदर के अंदर है। मतलब समंदर जैसे ग्लेशियर पिघलते पिघलते वो समंदर थोड़ा करीब आ गया है, तो वो उसका जो 1/3 है वो समंदर के अंदर है। जगन्नाथ जी का एक मंत्र है, नीलाद्रि शंख मध्य शतदल कमले। तो वो जो नीलाद्रि शंख मध्य शतदल कमले, उसका मतलब है शतदल का जो कमल होता है, सहस्त्र जो पंखुड़ियों का जो कमल होता है, उसके ऊपर नीलाद्रि बैठे हैं शंख के अंदर। तो ये माना गया है कि ये जो पुरी की जो भौगोलिक स्थिति है उसको शंख की तरह दर्शाया गया है, इसीलिए शंख क्षेत्र कहते हैं पुरी को। तो बहुत सारी मान्यताएं हैं इसको लेकर। लेकिन अगर आप एक कहीं सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी पुरी में या फिर ड्रोन उसको उड़ा के देखेंगे तो पुरी की जो सच में उसकी जो अवस्थिति होगी आपको शंख की तरह दिखेगी। और शंख क्षेत्र का परिक्रमा भी होता है, उसको शंख क्षेत्र परिक्रमा कहते हैं। जैसे दूसरे मंदिरों में होता है, जैसे अयोध्या में लोग 84 कोस की परिक्रमा करते हैं और उसके ज़्यादा की भी परिक्रमा करते हैं, तो पुरी में भी ऐसा परिक्रमा होता है। और वो कार्तिक पूर्णिमा के 5 दिन बाद होता है, जिसको बोलते हैं श्रीक्षेत्र परिक्रमा। शंख क्षेत्र परिक्रमा, श्रीक्षेत्र परिक्रमा लोग बहुत सी जगह पे आते हैं। और जगन्नाथ जी का जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के लोग और बांग्लादेश में जगन्नाथ को बहुत माना जाता है, जगन्नाथ जी को, क्योंकि पार्टीशन से पहले से तो बंगाल का हिस्सा था और बंगालियों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है पुरी जगन्नाथ जी।
तो हर कोई परिक्रमा करने के लिए आता है और इस परिक्रमा की जानकारी बहुत कम लोगों को है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि उड़ीसा के बारे में इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ। अगर जगन्नाथ जी के बारे में अगर कुछ एक्सप्लोर हुआ है तो वो वही 30-40 साल पहले से हुआ है। आगे था, लोग जानते थे, लेकिन इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ था। 4 धाम में से एक है, तो बाकी 3 धामों के बारे में जितनी जानकारी लोगों को है यहाँ पर नहीं है लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं अच्छे इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो जगन्नाथ जी के भक्त हैं उनके लिए। और कल का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा यूनिक टॉपिक होगा और रेसिपी भी कुछ अलग लेके आएंगे। तब तक के लिए रहते हैं, जय जगन्नाथ। अब देखिए 10 मिनट बाद वो ऐसा बन के तैयार हुआ है और आप उसको 1 घंटा रख दीजिएगा फ्रिज में या फिर बाहर रूम टेम्परेचर में आने के लिए। अभी 10 मिनट मैंने रखा था, 10 मिनट के अंदर ये ऐसे हो गया है, रेडी हो गया है। लेकिन आप उसको 1 घंटा रख देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा अंदर चला जाएगा दूध। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ये जो भगवान की प्रसाद की रेसिपी है वो जो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और हम हर एपिसोड में ऐसे ही अच्छे रेसिपी आपके लिए लाके रहेंगे। तो रहते हैं, आज के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ।